बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, एक ऐसी कौम पर बात करेंगे जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये क़यामत से पहले इस पूरी दुनिया पर राज करेगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अफ्रीकन्स पे। तो ये कहानी हम शुरू करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो नसीहत से जो उन्होंने अपने बेटों को दी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे बड़े बेटे हाम को ये कहा था कि तुम्हारी नस्ल में से अल्लाह पैगंबर भेजेगा, और अपने सबसे छोटे बेटे याफिस को ये कहा कि तुम्हारी औलाद में से लोग बादशाह बनेंगे, तुम्हारी औलाद पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी, जैसे कि ऑटोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर, ये सब याफिस की औलाद में से। इसके बाद आपने अपने दूसरे बेटे हाम को ये कहा कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे इन दोनों भाइयों की गुलाम रहेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह के दीन की दावत दी। इसके बाद आपका विसाल हो गया। इसके बाद आपके बेटे साम की औलाद यूरोप में जाकर रहने लगी, याफिस की औलाद पर्शिया में जाकर रहने लगी, और हाम की औलाद अफ्रीका में जाकर रहने लगी। वही डार्क कलर्स के लोग जिनको आपने कहा था कि ये अपने दो भाइयों की औलाद की गुलाम रहेगी। इसके बाद हाम की औलाद जो थी वो अपने आप को स्लेव सी समझने लग गए थे, जबकि वो साम और याफिस की औलाद से भी पावरफुल थे। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक। जब नबी करीम ने ऐलान नबूवत किया तो आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लेवरी को भी ख़त्म करने का कहा, क्योंकि अगर आप एकदम से स्लेवरी को ख़त्म करने का कहते तो मदीना की इकोनॉमी गिर जाती, क्योंकि उस वक्त हर घर में, गरीब हो या अमीर, हर घर में एक ना एक गुलाम ज़रूर होता था। इसलिए आपने एकदम से स्लेवरी को ख़त्म करने का नहीं कहा, क्योंकि अगर आप एकदम से स्लेवरी ख़त्म कर देते तो इतने ज़्यादा गुलाम कहाँ जाते, उनके पास रहने की, खाने पीने का कोई वसाइल नहीं होता। इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता स्लेवरी को ख़त्म कर दिया। आपने कहा कि अगर कोई अपने गुलाम को थप्पड़ मारे तो उसको आज़ाद करना पड़ेगा अपने गुलाम को। आपने ये भी कहा कि अगर कोई इंसान अच्छा खाता है तो अपने गुलाम को भी अच्छा खिलाए, अगर कोई अच्छा कपड़ा पहनता है तो उसका गुलाम भी अच्छा कपड़ा पहने। इस तरह आपने स्लेवरी पर ऐसी शराइत रख दी कि आहिस्ता आहिस्ता सब गुलाम आज़ाद होने लगे। आपको मैं बताता चलूं कि हज़रत बिलाल हबशी भी गुलाम थे, जिनके अजान दान ना देने पर दुनिया का वक्त ही रुक गया था। इसके बाद सुलेमान फारसी, वो भी पहले गुलाम थे मक्का में, उसके बाद उनको नबी करीम ने खरीदा और फिर वो आपके सहाबी बन गए। इसके बाद स्लेवरी तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई थी। इसके बाद अफ्रीका में ब्लैक कलर्स के लोग आबाद हो गए, उनको भी उनके हकूक मिलने लगे। लेकिन जब बनु उमैया की खिलाफत आई तो उसमें सिर्फ अरबियों को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इसके बाद अब्बासी खिलाफत में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन इसके बाद जब ऑटोमन एम्पायर बनी तो ये निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया। डार्क कलर्स के लोग भी ऑटोमन एम्पायर में अपनी मर्जी से रहने लगे। लेकिन इसके बाद जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवरी की, तो ब्लैक स्लेव्स का फिर वही हाल हो गया। क्योंकि जब अमेरिका में लोग गए तो उन्होंने देखा कि ये बहुत ही बड़ा एग्रीकल्चर लैंड है, इस पर खेती करने के लिए ऐसे लोगों का होना ज़रूरी है जो बहुत ही ताकतवर हो, जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ताकतवर हो। इसलिए उन्होंने अफ्रीका से लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया और ले जाकर अमेरिका में काम करवाने लगे। इसके बाद अमेरिका में ब्लैक स्लेव्स बढ़ने लगे। तकरीबन 15 मिलियन ब्लैक स्लेव्स अमेरिका ले जाए गए और उनसे बहुत ही बेरहमी से काम करवाया जाने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की गवर्नमेंट ने जब बगावत कर दी, अमेरिका एक अलग कंट्री बन गई, तो ब्लैक स्लेव्स का वहाँ पर काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। लेकिन उस वक्त यह असूल था कि ब्लैक स्लेव यानी स्लेव का बच्चा भी स्लेव ही होगा। इसके बाद दोस्तों, स्लेव्स अमेरिका में बढ़ने लगे। इसी वजह से आपको मैं बताऊं कि अमेरिका के एक प्रेसिडेंट का नाम भी ओबामा था, जो कि
इन्हीं स्लेव्स की नस्ल में से था। इसके बाद स्लेव भी आज़ाद हुए क्योंकि ओबामा ने आहिस्ता आहिस्ता स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ब्लैक स्लेव्स सारे उसकी ही नस्ल से थे, यानी ओबामा भी ब्लैक स्लेव्स की नस्ल में से था। इसके बाद दोस्तों जो अमेरिका में स्लेव्स थे, अमेरिका में डार्क कलर्स के लोग थे, वो तो रहने लगे। इसके बाद जो अफ्रीकन्स थे उनका अभी भी बहुत बुरा हाल था। आपको मैं बताऊं कि अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जहां पर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस है, वहां पर गोल्ड भी है, लेकिन अभी भी वो इतना डेवलप नहीं हो सका क्योंकि वहां का आधे से ज़्यादा तकरीबन 70% गोल्ड अमेरिका ले जाता है। इसके बाद अफ्रीका में भी लोगों ने बगावत करना शुरू कर दी। इनमें से सबसे पहले हमारे सामने नेल्सन मंडेला का नाम आता है, जिसने अफ्रीका को एक कॉन्टिनेंट बनाया, अफ्रीका को आज़ाद करवाया, लेकिन 27 साल जेल भी काटनी पड़ी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। इसके बाद एक और नाम सामने आता है थॉमस निसान का। इसने भी बहुत ही ज़्यादा कुर्बानियाँ दी अफ्रीका के लिए, लेकिन इसको भी कत्ल करवा दिया गया। इसके बाद अफ्रीका में एक और नौजवान लीडर सामने आया जिसका नाम था इब्राहिम ट्रोरे। उसने डोनाल्ड ट्रंप के भी इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो अफ्रीका में पॉपुलर होने लगा, जबकि वो सिर्फ एक ही कंट्री बुर्किना फासो का प्रेसिडेंट था, लेकिन अब उसको पूरे अफ्रीका के लोग अपना लीडर मानने लगे हैं। दोस्तों इसका बाद में ही पता चलेगा कि इब्राहिम ट्रोरे इस दुनिया में इनकलाब लाएगा या नहीं, अफ्रीका को उसकी आज़ादी फिर से दिलाएगा कि नहीं, क्योंकि बुर्किना फासो में अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। ये चौथे नंबर पे आता है ज़्यादा सोना होने की वजह से। इब्राहिम ट्रोरे ने सोना देने से भी मना कर दिया अमेरिका को। पहले तो फ्रांस लेकर जाता था, फिर जैसे अमेरिका सुपर पावर बना तो बुर्किना फासो का 70% गोल्ड अमेरिका ले जाने लगा। इस पर इब्राहिम ट्रोरे ने यह 70% गोल्ड बंद कर दिया। इसने अफ्रीका में इलेक्ट्रिक बसेस बनाई और अब वो अफ्रीका की सड़कों पर चलती है। इब्राहिम ट्रोरे को बड़े बड़े मुल्क जैसे कि तुर्की, रशिया और अमेरिका जैसे मुल्क अपने साथ मिलाना चाहते हैं, लेकिन इब्राहिम ट्रोरे चाहता है कि वो अफ्रीका को खुद मुख्तार करे। तो इसका फैसला तो आगे जाकर ही होगा कि इब्राहिम ट्रोरे अफ्रीका को इंडिपेंडेंट करता है या नहीं। तो दोस्तों शुक्रिया, इब्राहिम ट्रोरे की कहानी हमने जानी। अब इसका फैसला तब ही होगा जब इब्राहिम ट्रोरे कोई ना कोई नया कदम उठाएंगे और इन सब सुपर पावर को मात देंगे। तो दोस्तों शुक्रिया, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।